नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की भी शुरुआत की है। आपको बताते चले कि IBC में ऐसे देश शामिल हैं जहां मजार प्रजाति के साथ पशु, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इन पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि PM मोदी ने बाघों की संख्या के नए आंकड़े भी जारी किए। इसके मुताबिक साल 2022 में देश में बाघों की संख्या 3137 थी और पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े हैं। इससे पहले 2018 में यह संख्या 2968 थी। बताते चले कि बाघों की संख्या का आंकड़ा हर साल के अंतराल पर ही जारी किया जाता है। आंकड़ों पर ही नजर डालें तो देश में 2014 में इन बाघों की संख्या 2226 हुई और वहीं 2010 में 1706, तो वहीं 2006 में 1411 संख्या बढ़ी है। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल देख रहे हैं। भारत ने न तो सिर्फ बाघ को बचाया है बल्कि उसे फलने फूलने के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर बिग कैट्स की सुरक्षा और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अंग है। तो आपको बताते चले कि PM ने बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि PM मोदी ने साल 2022 में देश में बाघों की संख्या दरअसल 3137 थी और पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े हैं। इससे पहले 2018 में यह संख्या 2968 थी। बताते चले कि बाघों की संख्या का आंकड़ा हर साल के अंतराल पर ही जारी किया जाता है। आंकड़ों पर ही नजर डालें तो देश में 2014 में इन बाघों की संख्या 2226 रही, वही 2010 में 1706, तो वही 2006 में 1411 इनकी संख्या रही है। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल देख रहे हैं। भारत ने न तो सिर्फ बाघ को बचाया है बल्कि उसे फलने फूलने के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर बिग कैट्स की सुरक्षा और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अंग है। तो वहीं पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और फिर किरण कुमार रेड्डी, उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल रहे पूर्व गवर्नर जनरल राजगोपालचारी के प्रपुत्र CR केसवन भी शामिल हुए हैं बीजेपी में। वही बीजेपी के निशाने पर अब विपक्ष के बुजुर्ग नेताओं की युवा पीढ़ी दिख रही है। इसी कड़ी में अब खबर यह भी है कि बीजेपी में शामिल होने वाला है अगला नेता अकाली दल के वरिष्ठ नेता के बेटे होंगे। नाम है कि इंदर इकबाल अटवाल। दरअसल इंदर इकबाल के पिता चरणजीत सिंह अटवाल अकाली दल के वरिष्ठ नेता है। चर्चा तो ये भी है कि पंजाब के पूर्व CM और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वही इंदर अटवाल का बीजेपी में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पिता अकाली नेता है। अकाली दल पहले बीजेपी की सहयोगी थी और किसान आंदोलन के वक्त अलग हो गई थी। इसके अलावा पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी है। माना यह भी जा रहा है कि इंदर अटवाल को बीजेपी की तरफ से जालंधर उपचुनाव में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी इसकी तस्वीर होना बाकी है। फिर वहीं पंजाब में भी युवा नेता को साथ लाकर बीजेपी ने अपनी भविष्य की मंशा साफ कर दी है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी के निशाने पर अब विपक्ष के बुजुर्ग नेताओं की युवा पीढ़ी दिख रही है और वही इसी कड़ी में अब खबर यह भी है कि बीजेपी में शामिल होने वाला अगला नेता अकाली दल के वरिष्ठ नेता के बेटे होंगे। नाम है इंदर इकबाल अटवाल। दरअसल इंदर इकबाल के पिता चरणजीत सिंह अटवाल अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं और चर्चा तो ये भी है कि पंजाब के पूर्व CM और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह
चन्नी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं इंदर अटवाल का बीजेपी में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पिता अकाली नेता है और अकाली दल पहले बीजेपी की सहयोगी थी और किसान आंदोलन के वक्त अलग हो गई थी। इसके अलावा पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हैं और माना यह भी जा रहा है कि इंदर अटवाल को बीजेपी की तरफ से जालंधर उपचुनाव में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। फिर भी पंजाब में युवा नेता के साथ लाकर बीजेपी ने अपनी भविष्य की मंशा साफ कर दी है। तो आपको बताते चले कि पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और फिर किरण कुमार रेड्डी और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल रहे पूर्व गवर्नर जनरल राज गोपालचारी के प्रपौत्र CR केसवन शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी के निशाने पर अब विपक्ष के बुजुर्ग नेताओं की युवा पीढ़ी दिख रही है। इसी कड़ी में अब खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी में शामिल होने वाला अगला नेता अकाली दल के वरिष्ठ नेता के बेटे होंगे। इंदर नाम है उनका, इंदर इकबाल अटवाल। दरअसल इंदर इकबाल के पिता चरणजीत सिंह अटवाल अकाली दल के वरिष्ठ नेता है। चर्चा तो ये भी है कि पंजाब के पूर्व CM और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं इंदर अटवाल का बीजेपी में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पिता अकाली दल के नेता हैं और अकाली दल पहले बीजेपी की सहयोगी थी, लेकिन किसान आंदोलन के वक्त अलग हो गई थी। इसके अलावा पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी आने वाले हैं और माना यह भी जा रहा है कि इंदर अटवाल को बीजेपी की तरफ से जालंधर उपचुनाव में उतारा जा सकता है और हालांकि इसकी तस्दीक होना भी बाकी है। फिर भी पंजाब में युवा नेता को साथ लाकर बीजेपी ने अपनी भविष्य की मंशा साफ कर दी है। पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर CM अशोक गहलोत को घेरा है। वहीं अब सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर अनशन करने जा रहे हैं। वहीं पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुआ है। इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। यह अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने के लिए किया जा रहा है जो अब तक हमारी सरकार ने नहीं किया है। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर CM अशोक गहलोत को घेरा है। वहीं अब सचिन पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर अनशन करने जा रहे हैं और वही पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुए हैं और इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। यह अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने के लिए किया जा रहा है जो अब तक हमारी सरकार ने नहीं किया है। तो पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर CM अशोक गहलोत को निशाने पे लिया है और वहीं अब सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर अनशन करने जा रहे हैं और वहीं पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक यह काम नहीं हुए हैं और इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करूंगा और यह अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने के लिए किया जा रहा है जो अब तक हमारी सरकार ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बरेली जेल में 11 फरवरी को माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ ने 2.5 घंटे तक मीटिंग चली थी।
बरेली जेल में हुई इस मीटिंग में 8 लोग शामिल हुए थे। मोहम्मद अजहर के नाम से एक आवेदन अशरफ से मुलाकात के लिए दिया गया था। अजहर के आवेदन के साथ अतीक अहमद के बेटे असद का आधार कार्ड लिया गया था और इसके बाद असद को एंटर किया गया था। बताया जा रहा है कि बरेली जेल में दिन में 1:22 पर 8 लोग अशरफ अहमद से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे और इसके बाद दोपहर 3:14 में मुलाकात कर बाहर निकले थे। इस मुलाकात में असद मोहम्मद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे। बीते 17 मई से अशरफ से इन लोगों ने 23 बार मुलाकात की है और वही 23 मुलाकातों में 9 मुलाकातें ऑपरेशन के जरिए और 14 बार मुलाकात आवेदन के जरिए की गई थी। 26 सितंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 तक और 26 जून से 2022 तक 9 मुलाकातें कंप्यूटराइज्ड पर्ची के जरिए हुई थी। वहीं बाकी 14 मुलाकातें आवेदन के जरिए करवाई गई हैं और दरअसल पुलिस ने दिल्ली में असद अहमद के 3 मददगारों की पहचान की है। बताया ये भी जा रहा है कि हत्याकांड के बाद दिल्ली में इन 3 लोगों ने असद की मदद की थी। हत्याकांड के बाद असद दिल्ली में छिपा हुआ था और दिल्ली से असद ने एक शख्स को मेरठ भेजा था, जहां से पैसे मंगाए गए थे और जानकारी के मुताबिक अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है और उसने मेरठ से पैसे लाकर असद को दिए थे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में असद की तलाशी तेज कर दी गई है। इसको देखते ही मोहम्मद अजहर के नाम से एक आवेदन अशरफ से मुलाकात के लिए दिया गया था और अजहर के आवेदन के साथ अतीक अहमद के बेटे असद का आधार कार्ड लगा था। इसके बाद असद को एंटर कराया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि बरेली जेल में दिन में 1:22 पर 8 लोग अशरफ अहमद से मुलाकात करने गए हुए थे और इसके बाद दोपहर 3:14 में मुलाकात कर बाहर निकले थे और इस मुलाकात में असद मोहम्मद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे। बीते 17 महीने से अशरफ से इन लोगों ने 23 बार मुलाकात की थी। वहीं 23 मुलाकातों में 9 मुलाकातें ऑपरेशन के जरिए और 14 बार मुलाकात आवेदन के जरिए की गई थी। आपको बता दें कि 26 सितंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 तक और 26 जून 2022 तक 9 मुलाकातें कंप्यूटराइज्ड पर्ची के जरिए हुई थी। बाकी 14 मुलाकातें आवेदन के जरिए करवाई गई हैं। दरअसल पुलिस ने दिल्ली में असद अहमद के 3 मददगारों की पहचान की है और बताया जा रहा है कि हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस ने इन तीनों लोगों से असद की मदद मांगी थी और हत्या के बाद असद दिल्ली में छिपा हुआ था। दिल्ली से असद ने एक शख्स को मेरठ भेजा था, जहां से पैसे मंगवाए गए थे और वहीं जानकारी के मुताबिक अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है और उसने मेरठ से पैसे लाकर असद को दिए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर खौफ का कारण बनता जा रहा है। बता दें कि देश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिसने सरकार को चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि आज यानी रविवार को भी भारत में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही पुडुचेरी और हरियाणा समेत 3 राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और वही कोरोना से बिगड़ते हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2 दिन पहले सभी राज्यों के साथ बैठक कर उनको अलर्ट मोड पर रहने को बोल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को 2 टूक में कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से देश में हालात ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के 5357 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 32,814 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने शनिवार को कोविड संक्रमण के 6,155 नए मामले रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 31,994 हो गई थी। वहीं भारत का कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा 4.37 करोड़ हो गया है। तो आपको बताते चले कि एक बार फिर से
कोरोना की वजह से लोगों में खौफ पैदा हो गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कोरोना से बिगड़ते हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2 दिन पहले सभी राज्यों के साथ बैठक कर उनको अलर्ट मोड पर रहने को बोल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को 2 टूक में कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से देश में हालात ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के 5,357 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 32,814 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 6,155 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 31,994 हो गई है। भारत का कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा 4.37 करोड़ पार हो गया है। तो वहीं देश भर में सूरज फिर से सितम ढाने लगा है। आपको बताते चले कि उत्तर भारत के राज्यों में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी भी बढ़ गई है। वहीं दक्षिण के कई राज्यों में भी अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत पे गर्मी का सितम ढाने लगा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उत्तर भारत के राज्य में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी भी बढ़ गई है। वहीं दक्षिण के कई राज्यों में भी अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बताते चले कि उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। तो आपको बताते चले कि देश भर में सूरज फिर से सितम ढाने लगा है। साथ ही साथ उत्तर भारत के राज्यों में तापमान बढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ गई है। दक्षिण के कई राज्यों में भी अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।